हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और सबसे आसान तरीके और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। थ्री एंगल मेजर्ड, जिससे हम राइट एंगल के थ्री एंगल मेजर्ड और साइड से संबंधित अनुपात, रेशियो आदि को इसमें पढ़ेंगे। तो यह जो है वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट 1 है और यह वीडियो जो है आपको NCERT, RD शर्मा आदि सबसे संबंधित है। तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हिंदी को लेकर के या अंग्रेजी को लेकर के या क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और माप, मिति मतलब माप होता है। त्रिकोणमिति का अगर अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी में भी देखिए ट्राइगोनोमेट्री होता है। ट्रिगोनोमेट्री उसको कहते हैं। ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राई मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए ट्राई मतलब लिखा हुआ है थ्री। गोनो मतलब होता है एंगल। गोनो से मतलब क्या है, एंगल या साइड। यहाँ साइड इसलिए लिया गया कि तीन कोणों का जो माप हम लोग पढ़ेंगे, तीन कोण किस में होते हैं तो त्रिभुज में ही होते हैं। चार कोण किस में होते हैं, चतुर्भुज में होते हैं। चतुर्भुज में होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ ट्राई मतलब थ्री होता है, गोनो मतलब क्या होता है, एंगल होता है, और मेट्रोन मतलब क्या होता है, मेजर होता है। मेट्रोन को मेट्री यहाँ लिखा हुआ है, मैट्रिक, और मैट्री से ही मेट्रोन बनता है। मेट्रोन को अगर कहे तो दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ हम क्या देख रहे थे कि ट्राइगोनोमेट्री का क्या मतलब निकला, थ्री एंगल मेजर। यानी थ्री एंगल मेजर, इसको अगर डिफाइन करके बोले तो क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन थ्री साइड एंड एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ हमको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप की बात कर रहा है, किसके बीच में कर रहा है, थ्री साइड। और थ्री साइड किस में होते हैं, तो यहाँ देखिए थ्री साइड होते हैं। हिंदी में अगर कहें तो तीन भुजाओं और कोनों के बीच संबंध, तीन भुजाओं और कोनों के बीच संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। यह आपको त्रिकोणमिति जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच, थ्री साइड और एंगल के बीच रिलेशनशिप कर रहा है। यानी तीन भुजाओं और कोनों के बीच संबंध। तो तीन भुजाओं और कोनों का बीच जो संबंध होगा तो किस में होगा, त्रिभुज में होगा। और त्रिभुज में का इंग्लिश क्या होता है, ट्रायंगल होता है। किस तरह के त्रिभुज में, यहाँ जो हम पढ़ेंगे त्रिभुज तो कई तरह के होते हैं। जैसे अभी हम बता दें, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पर होते हैं, भुजा के आधार पर भी होता है, समबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है। उसी को ये सारे त्रिभुज होते हैं। तो ये हिंदी में होते हैं। अगर हम बात करें तो कौन से त्रिभुज का इस त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे, तो इस त्रिकोणमिति में हम जो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है उसको अंग्रेजी में राइट ट्राइंगल कहते हैं। और राइट ट्राइंगल में एक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। लाइन्स और एंगल्स में बताया गया था, एंगल जो होते हैं जब 90 डिग्री का हो जाता है, त्रिभुज के किसी एक एंगल का अगर मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। सॉरी, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के लिए एक एंगल का क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। वो 90 डिग्री आप देख रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहेंगे इसमें, कि त्रिभुज से जो जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी हम इनमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जब हम आप बनाने लगेंगे आगे चल करके, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कहीं ना कहीं इनसे जुड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम इन सब चीज़ को लर्न करें या हमारे दिमाग में पहले से ऑलरेडी तैयार रहे, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं। लिखा हुआ है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स
द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या कहने का अर्थ यहाँ है? यहाँ कहने का अर्थ है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है, दो भुजा पहला ये दूसरा, किसी भी त्रिभुज के ले लीजिए, ना कि समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ी होगा। यहाँ यूं आप कह दें कि इस तरह से आप लेकर के देखें, ए बी प्लस ए बी ले लीजिए और क्या ले लीजिए? बी सी ले लीजिए। ए बी और बी सी को ऐड कर दीजिए, तो ए बी और बी सी को जब ऐड करेंगे तो ए बी बी सी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी बराबर, बी सी क्या होगा? बड़ा होगा। किससे होगा? ए सी से बड़ा होगा, यानी ए सी क्या होगा? छोटा। यानी तीसरी भुजा से ये दो भुजा को जो जोड़ेंगे ना, दो भुजा का जो योग होगा, सम होगा, वो तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा होगा। सॉरी, तीसरी भुजा छोटा होगा। ये दो भुजा जो दिया गया है, दोनों भुजा का योग बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ये होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होगा? मान लीजिए यह तीसरी भुजा है, पहला ये दूसरा है, तो इन दोनों को जो जोड़ देंगे तो क्या होगा? तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब यहाँ जरूरत नहीं है कि ए बी और बी सी को जोड़िए, यहाँ लिखा है ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी जो है बड़ा है किससे? ए सी से, यानी तीसरी भुजा से बड़ा है। यहाँ देखिए ए बी प्लस ए सी, दो साइड्स को जोड़ दिए, दो भुजा को जोड़ दिए, दो साइड्स को जोड़ने के बाद बी सी से बड़ा हो जाता है, और ए सी प्लस बी सी बड़ा हो जाता है, किससे? ए बी से। तब हम आपको एक चीज़ समझाना चाहेंगे, अगर हम आप क्या करते हैं, एक लेते हैं, दो लेते हैं और क्या लेते हैं? तीन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी साइड, किसी भी त्रिभुज के लिए एक साइड का मेजरमेंट जो है आपको एक है, दूसरा दो है, तीसरा तीन है, यानी तीसरे साइड्स का मेजरमेंट तीन है। अगर आप यूं कहें एक जोड़ दो बराबर क्या हो जाता है? तीन हो जाता है कि नहीं? तब यह जो एक दो तीन हम साइड्स का मेजरमेंट लिए हैं, त्रिभुज के तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट लिए हैं, यह किसी भी त्रिभुज का नहीं हो सकता। यह मेजरमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बताया था? दो भुजा को जोड़ दीजिए, तीसरी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ दो भुजा को जोड़ते हैं तो तीसरी के बराबर हो जाता है। यह केस, यह जो है गलत हो गया। अब फिर देखिए एक और उदाहरण देकर हम समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन एक ध्यान रखना है कि किसी दो भुजा को जोड़ दीजिए, तीसरी से बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे 4 5 को जोड़ दीजिए, 4 5 बड़ा हो गया कि नहीं? 4 5 कितना होता है? 9 होता है, 6 से बड़ा हो गया। चलिए अब अगला देखिए, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, इसमें देखिए 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 5 और 6 को जोड़िए, किससे बड़ा हो जाएगा? 4 से बड़ा हो जाएगा। अब 5 6 को जोड़ दीजिए तो 4 से बड़ा हो गया। अब 6 और 4 को जोड़ दीजिए, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 5 6 से एक त्रिभुज बन सकता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। यानी आपको अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि निम्न में से कौन से त्रिभुज के माप नहीं हो सकते, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप नहीं हो सकते, अगर ऑप्शन में आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आप इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वहां आप छांटने में आपको आसानी होगी। इसी कॉन्सेप्ट से वहां आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। त्रिभुज के यहाँ जो एक चीज और है, क्या? द सम ऑफ 3 एंगल्स, इसमें जो आप देख रहे हैं 3 एंगल्स होते हैं। पहला एंगल ये 90 डिग्री, यहाँ देखिए, और ये 3 एंगल जो दिया गया है, इनमें तीनों एंगल का जो योग होता है, माप होता है, तीनों एंगल के योग को यानी सम कर देते हैं तो 180 डिग्री का हो जाता है। कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। इसलिए हमने लिखा द सम ऑफ 3 एंगल्स आर 180 डिग्री इन ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में इन एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। यह बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके जरिए हमको सवाल बनाना है आगे चल करके त्रिकोणमिति। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक चीज और हम बता देना चाहेंगे, जैसे कभी कभी ए है, अब ए, इस एंगल को अगर लिखना होगा, जैसे एंगल ए लिखते हैं, तो एंगल ए को कैसे लिखेंगे? तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या और में हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं, एंगल ए भी कह सकते हैं, एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं, या बीच में आना चाहिए। फिर या में और क्या कह सकते हैं? एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सी ए बी भी कह सकते हैं। एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं, एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं। और एंगल ए
सॉरी BAC भी कह सकते हैं और एंगल A भी कह सकते हैं। यह तीनों इस एंगल के लिए प्रॉपर है। अब आपको यह भी एंगल A भी अगर B कह दिया जाए लिखने के लिए, B लिखिए तो ABC, यानी जिसको लिखना होता है उनको बीच में करना होता है। यह बात आप ध्यान रखें। जैसे एंगल B लिख रहे हैं तो एंगल B को कहाँ रखेंगे? एंगल B को तो ABC भी लिख सकते हैं, एंगल B भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर एंगल CBA भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं। तो इस बात को यह बात भी आप ध्यान रखेंगे लिखने वक्त ही, हमेशा आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो, इसलिए हमने बता दिया। ये छोटी छोटी चीज़ कभी कभी परेशान कर देता है जब हम बना रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग करने में। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ जो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित है और समकोण त्रिभुज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ राइट ट्रायंगल के विषय में पढ़ेंगे। क्या कहना चाहता है पाइथागोरस? कहना चाहता है, यानी उनके थ्योरम को अगर देखें तो वह कहना चाहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहा जाता है? यहाँ देखिए कर्ण कहा जाता है, यहाँ कर्ण कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। यह कोई जरूरत नहीं कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको लंब ही कहा जाएगा, इसको आधार भी कह सकते हैं। वो कैसे, तो हम आगे चल करके अभी देखेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यह लंब भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है। यह एंगल निर्धारण करेगा कि किस एंगल के आधार पर यह लंब हो रहा है, किस एंगल के आधार पर यह आधार लंब या आधार हो रहा है, यह अभी निर्धारण करेंगे, देखेंगे हम लोग। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग का मतलब हुआ कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण का वर्ग जो होता है, वर्ग शेष दो भुजाओं के, तो शेष दो भुजा मान लीजिए यह लंब है या आधार है, या किसी एक को लंब किसी एक को आधार मान लीजिए, तो क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का योग होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है क्या होता है? कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष दो भुजा का वर्गों के योग के बराबर होता है। इन दोनों का योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम यूं कह दें यह 5 है, यह 3 है, यह 4 है, ये मुझे पता है, यह ट्रिपलेट पता है पाइथागोरस का ट्रिपल्स। अभी आपको हम ट्रिपल्स के विषय में भी जानकारी देंगे। यह हमको पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आपको पता नहीं है तो आपको भी पता करना होगा या कुछ याद रखने होंगे आपको, ताकि अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत न हो। देखिए चेक करते हैं हम लोग उसके आधार पर। जैसे 5 का कर्ण है ना 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर किसका स्क्वायर करेंगे? 4 का स्क्वायर कर लीजिए। दोनों का देखिए तो 25 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 25 बराबर 25 होता है ना। इसका मतलब पाइथागोरस ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज तब हो सकता है जब उनमें कर्ण का वर्ग जो है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये भी आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल, वो बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये भी समझ में आ गया। यहाँ क्या कहा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, एक को कहते हैं परपेंडिकुलर, एक को कहते हैं बेस। अंग्रेजी में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम इसके साइड के आधार पर चले तो कर्ण को AC मान ले रहे हैं, AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, और AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता नॉर्मल स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। चलिए लेकिन एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। एक चीज़ क्या बता देंगे? ये AC ये पहला हो गया, ये जो है आपको क्या हो गया? पहला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो गया। दूसरे राइट ट्राइंगल क्या कहना चाहता है? इस समय यहाँ थीटा कहाँ है? यहाँ है। इस समय थीटा कहाँ है? इस साइड है, बेस पर है, और इस समय यहाँ देखिए नीचे में है, और एक इस समय यहाँ है थीटा। इस समय यहाँ था थीटा, पहला वाला फिगर में थीटा नीचे था, और इस बार फिगर में थीटा क्या है? ऊपर वाली साइड में है, ऊपर वाले एंगल में है। तो यहाँ ऊपर वाले एंगल के हिसाब से चले तो इनके सामने वाला जो होता है, इसके जो अपोजिट साइड होता है उसको लंब कहते हैं, और इसका जो संलग्न भुजा होता है, एडजेसेंट साइड जो होता है वो क्या होता है? आधार होता है। इस बात को हम
लाइन्स एंड एंगल्स में भी पढ़ाए हैं कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, इनके सामने वाले को लंब कहते हैं और इनके साथ जो रहता है उसको संलग्न भुजा जो रहता है उनको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, यानी इसको कहते हैं बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको इस तरह से राइट ट्रायंगल दिया जाए और एंगल यहाँ दिया जाए तो पूछा जाए परपेंडिकुलर कौन है, तो इसके अपोजिट साइड में जो रहेगा परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके सामने जो होगा, सम्मुख जो होगा परपेंडिकुलर होगा, जो जहाँ थीटा दिया जाता है उसके सम्मुख यानी अपोजिट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये राइट एंगल के जो सामने होगा अपोजिट होगा वो कर्ण होगा, राइट एंगल आपका यह है कर्ण होगा, और ये थीटा के सामने जो थीटा से निकालना होता है, जिस एंगल से निकालना होता है उसके जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ एडजेसेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो जो है आपको आधार होता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके इस ट्रायंगल के आधार पर अगर चलें तो यह ट्रायंगल जो है AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर लंब कौन हो गया, BC स्क्वायर हो गया, यहाँ लंब BC स्क्वायर क्या हो गया, लंब हो गया कि नहीं, इसमें BC स्क्वायर लंब हो गया तो BC स्क्वायर कर दिए, यहाँ AB स्क्वायर आधार हो गया तो AB स्क्वायर कर दिए। यह भी आपको समझ में आ गया होगा, यह भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पाइथागोरियन त्रिक की हम बात कर रहे थे, पाइथागोरियन ट्रिपल्स की बात कर रहे थे, जिस आधार पर आपको जो है ना एग्जाम में यदि कॉम्पिटिशन का आप दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यह आपको बहुत मदद करता है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में। जब तक आप थर्ड साइड से निकालिएगा तब तक आपको बहुत सारे आंसर जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो बन जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं, यह जो है देख रहे हैं 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जो 4 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 16 9 कितना हो गया 25, यानी बराबर 25 है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसका मतलब 3 4 5 से क्या बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स बन जाता है। तो इस तरह के कुछ ट्रिपल्स दिए गए हैं, जैसे 5 12 13 है, इनसे भी ट्रिपल्स बनते हैं। आप चेक कर लीजिएगा बड़ी भुजा कौन सा है, 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा 5 का स्क्वायर, जोड़ क्या कर लीजिएगा 12 का स्क्वायर, देखिएगा इक्वल हो जाएगा, अर्थात यह समकोण त्रिभुज की साइड्स हो सकते हैं। अब उसके बाद बता दें 7 24 25 से भी बनता है, 8 15 17 से भी बनता है, 9 40 41 से भी बनता है। अगर आप चाहें तो कुछ और हम आपको बता सकते हैं, ये देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ ट्रिपल्स हमारे मेमोरी में रहें यानी याद रहें तो आप इस तरह के ट्रिपल्स को आप ध्यान में रख लीजिएगा, जब भी आपको आ जाएगा आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे 3 4 5 है, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, इतना नहीं, इतना लंबा चौड़ा नहीं दिया जाएगा, इतना के ही अंदर में रहता है। तो इसलिए आप जो है इस कुछ ट्रिपल्स को ध्यान में रखेंगे और करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको इसका फायदा क्या है हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी आपको दे दिया जाए कि समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं 9 और 40 है, तो तीसरी भुजा क्या हो सकती है, अगर ये आपको दे दिया जाए तीसरी भुजा क्या हो सकती है, अगर 9 और 40 है तीसरी भुजा क्या हो सकती है। जब तक आप निकालिएगा अगर आपको ध्यान है तुरंत कर दीजिएगा 41 से होगा, तो आपको परेशानी, आपको यह दिक्कत नहीं हो सकता इस तरह से। तो ये इसका फायदा है, अगर आपको यह ध्यान में रहता है तो इनका ये फायदा आपको मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं क्रमशः 5 और 12 है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। निकालने के लिए तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये जो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इस तरह से कर्ण स्क्वायर कितना है तो कर्ण नहीं पता है, अभी ये बता दिया गया कि दो छोटी भुजा, तो दो छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता। यदि यह राइट ट्रायंगल है, अगर यह कर्ण है तो कर्ण जो है राइट जो एंगल होता है उनके अपोजिट साइड होता है, यानी सम्मुख होता है, सामने होता है, तो यह कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है लंब और आधार। अभी जो हमने आपको बता दिया चेंज करने, वह थीटा पर निर्भर करता है लंब आधार का चेंज होना। तो हम बता रहे थे ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है बड़ी भुजा होता है, ये दो भुजा जो होता है ये छोटी भुजा होता है। तो दो छोटी भुजा आपको 5 और 12 दिया गया है, तब हम आपको पूछते हैं बड़ी भुजा अर्थात कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना 5 मान लेते हैं, अब एक किसी को लंब किसी को आधार, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, कर्ण बराबर 169 यानी 13 गुना 13 हो गया, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 हो जाएगा।
अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने जा रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कोणों के सापेक्ष, यह जो कोण दिया जाता है, यह जो कोण दिया गया है कोणों के सापेक्ष जो होता है भुजाओं के अनुपात, कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात, किसके सापेक्ष, भुजाओं के अनुपात कोणों के सापेक्ष क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के कुछ अनुपात का कोणों के सापेक्ष अध्ययन जो करते हैं उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अंग्रेजी में अगर देखें तो रेशियो ऑफ द साइड्स, रेशियो ऑफ द साइड्स किसका, राइट ट्राइंगल के विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल इज कॉल्ड ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियो। आप त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ये समझ में आ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अगर नॉर्मली कोई पूछता है तो आप ये जवाब देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात साइडों का जो अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होते हैं, साइड्स होते हैं, उनका जो रेशियो होता है किसके, भुजाओं का जो अनुपात होता है, भुजाओं के जो अनुपात होता है कोणों के सापेक्ष, भुजाओं का अनुपात किसके, कोणों के सापेक्ष अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा गया है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं, जो यह चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं फिर भी हम आपको एक कुछ नए तरीके से पढ़ा देते हैं। यह जो बड़ी भुजा है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, अर्थात हाइपोटेनियस होता है। बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस को किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। चूंकि अब ये है प्रश्न उठा यहाँ, अगर थीटा डिग्री, यहाँ थीटा डिग्री कहाँ किससे सूचित किया गया, कभी कभी थीटा डिग्री ऐसे जो लिखते हैं या नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट इस तरह से एंगल बना दिया जाएगा, इस तरह से एंगल बना दिया जाएगा, या कह दिया जाएगा कि कोण ए पर थीटा डिग्री हो, कोण ए पर थीटा डिग्री हो, कोण सी पर थीटा डिग्री हो, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तब प्रश्न उठता है कि अगर थीटा डिग्री ए को मान लिया जाए या ए पर हो, इस तरह से दिया गया है, ए पर हो तो परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन सा होगा। परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है पी होता है, लंब का जो सिंबल होता है पी होता है, क्योंकि इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे उसी को परपेंडिकुलर, किसके अपोजिट साइड, तो थीटा डिग्री जिसको यानी एंगल ए के, एंगल ए जो है यानी कोण ए का जो अपोजिट साइड है वही उसका परपेंडिकुलर होगा। क्यों एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि इनके अभी एंगल ए पर ही थीटा डिग्री को शो किया जा रहा है। अगर हम यूं कह दें इसमें चले, इस फिगर में चले तो एंगल कहाँ शो कर रहा है, थीटा डिग्री कहाँ शो कर रहा है, एंगल सी पर शो कर रहा है, एंगल सी पर शो कर रहा है। अगर इसके सापेक्ष में चले, इस एंगल के सापेक्ष चले तो इसका जो अपोजिट साइड होगा तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, बी ए बी हो जाएगा। यानी इसका अपोजिट मतलब सम्मुख, इसको कहते हैं अपोजिट को, यहाँ दूसरे भाषा में अगर कहें तो यहाँ कोण सी का सम्मुख क्या हो गया, सम्मुख हो गया ए बी हो गया, तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यदि अगर कहा दिया जाए पहले फिगर में ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख यानी अपोजिट कौन है, तो बीसी है, तो बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसमें अगर कहा दिया जाए कि इसका इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन होगा, इस परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी होगा। क्यों होगा ए बी परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ जो थीटा डिग्री है एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा डिग्री सी को कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी सम्मुख क्या होगा, सामने वाला क्या होगा, सम्मुख को कहते हैं हिंदी में सामने वाला, तो इसके सामने वाला क्या होगा, यही परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, इसमें ये हो गया, तो इसका जो इसमें इसके साथ ये परपेंडिकुलर हो गया, इसमें इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बताइए इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो इसके लिए बेस इसका संलग्न भुजा होगा। इसके लिए बेस कौन होगा, इसका संलग्न भुजा होगा। संलग्न भुजा को एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो इसका जो है एडजेसेंट साइड, इस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो बी ए बी होगा। इस एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होगा, इस एंगल का एडजेसेंट साइड, तो एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड होगा ए बी सी हो जाएगा। तो यही इसका आधार होगा। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, हाइपोटेनियस तो कभी बदलता ही नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके इन भुजाओं के जो रेशियोज हैं इनके विषय में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। क्या है, इन भुजाओं के फुल नेम भी देखते हैं, फिर इसका शॉर्ट नेम यानी एब्रीविएशन फॉर्म भी देखेंगे। एब्रीविएशन का हिंदी होता है संक्षेप। चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल नेम। साइन कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, कितने अनुपात हैं, 6। तो पहला अनुपात क्या है, तो साइन है, साइन SINE फुल नेम है इसका, और शॉर्ट नेम SIN होता है। जैसे कोसाइन, कोसाइन फुल नेम है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, कॉस। टेंजेंट फुल नेम है, शॉर्ट नेम टेन होता है। कोटेंजेंट का कॉट होगा, सेकेंड का सेक होगा, कोसेकेंट का कोसेक होगा।
ये सारे इनके क्या हो गए, ये सारे इधर जो हैं आपको लिखे हुए इसका फुल नेम है और यही हम लोग शॉर्ट नेम यूज किया करते हैं, अब्रीविएशन फॉर्म यूज किया करते हैं इनका। चलिए साइन का साइन ए हो गया, तो साइन ए का फॉर्मूला जो होता है, साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपको याद करने के लिए तरीका दे देते हैं ताकि जो आप भी याद रख सकें। जैसे अगर हम कहते हैं तो वैसे नॉर्मली हम लोग ये सब जानते ही हैं, जैसे अभी लाल कक्का की बात करते हैं, हिंदी वाले के लिए हम बता रहे हैं, लाल कक्का की बात करें, क आ, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया, ये एल से लंब बटा कर्ण, आ है ना, तो आ से आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार, तो यह हो गया साइन, यह हो गया कॉस, यह हो गया टेन, साइन कॉस टेन हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण, टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार। अगर टेन का उल्टा होता है, टेन का अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, टेन का कॉट होता है, तो कॉट का क्या कर देंगे, टेन का उल्टा अगर कॉट होता है तो कॉट का भी तो फार्मूला क्या होगा, तो इसको उल्टा देंगे, आधार बटा लंब कर देंगे, क्या कर देंगे, आधार बटा लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक होता है, और सेक का क्या हो जाएगा फार्मूला, तो जब कॉस का आधार बटा कर्ण होता है तो सेक का उल्टा देंगे, कर्ण बटा आधार कर देंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन का अगर कॉसेक होता है, हम आपसे पूछते हैं, तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक का कर्ण बटा लंब होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गया। इंग्लिश वाले के लिए पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, मतलब ये याद करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसे आप मतलब सीरियसली नहीं ले लीजिएगा। चलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए पी से क्या हो गया, पी से ये हो गया परपेंडिकुलर, एच से क्या हो गया, एच से हो गया हाइपोटेनियस, यानी साइन बराबर आपको पूछा जाए साइन बराबर क्या होगा, तो पी अपॉन एच होगा। कॉस बराबर पूछा जाए क्या होगा, तो बी अपॉन एच होगा। और अगर टेन बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, पी अपॉन बी। तो इस तरह से आप लर्न करने का तरीका आपको ध्यान में रख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, अभी बताए थे, कॉसेक होता है। कॉस का क्या होता है, सेक होता है। टेन का कॉट होता है। तो इस तरह से साइन का जिस तरह से लंब बटा कर्ण होता है, अगर इसका उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा यानी एच बटा पी हो जाएगा। इसी तरह सबको उल्टा करके आप जो है कॉस का सेक होता है तो क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। टेन का कॉट होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपन पी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए उसी आधार पर हम देखने की कोशिश करते हैं। साइन का क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या होगा, ए के अनुसार से परपेंडिकुलर कौन होगा, तो बीसी हो जाएगा। और कर्ण क्या है, एसी है, तो बीसी बटा एसी होगा। बीसी मतलब पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। अगर हम साइन सी के आधार पर देखें तो साइन सी के आधार पर देखें तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कि नहीं। अगर हम क्या किसके आधार पर देखें, साइन सी के आधार पर देखें तो लंब या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा लंब, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी बटा ए सी लिख दिया है कि नहीं, साइन सी बराबर। तो यही चीज यहाँ लिखे हैं। कोसाइन यानी कॉस ए के आधार पर देखें, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार बटा अगर कर्ण होता है तो आधार क्या है, देखिए तो आधार है इसके अनुसार से, इसके अनुसार से आधार तो ये ना हो गया, यानी इसका एडजेसेंट ना हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या होगा, ए सी। तो ए बी बटा देखिए ए सी लिखे हैं, ए बी बटा ए सी लिख दिए। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा बी बटा एच इंग्लिश में। और उसके बाद कॉस सी का देखिए तो कॉस सी का क्या होता है, तो कॉस सी के अनुसार से आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। तो देखिए ए बी लिखे हैं, ए बी बटा यहाँ क्या लिखना था हमको, एक मिनट रुक जाइए। तो कॉस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए आधार तो बीसी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। देखिए कॉस सी के लिए बीसी बटा एसी लिख दिए। उसी तरह टेन का देखिए, टेन ए के लिए क्या होता है, टेन का लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार अगर होता है तो क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा परपेंडिकुलर ए के लिए। देखिए तो ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए तो ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी बटा आधार क्या होगा, ए बी। बीसी बटा ए बी देखिए लिखे हैं, बीसी बटा ए बी लिखा हुआ है, बीसी बटा ए बी। चलिए पी बटा बी लंब बटा आधार, यानी अगर टेन सी की बात करें तो इसके में लंब कौन होगा, टेन सी के लिए लंब हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन में जो भी कुछ लिखे हैं उसका उल्टाते जाएंगे। जैसे अभी लिखे थे बीसी बटा ए बी,
तो इसका हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी, उल्टाते जाएंगे पी बट्टा बी तो बी बट्टा पी, लंब बट्टा आधार तो आधार बट्टा लंब, ए बी बट्टा बी सी तो बी सी बट्टा ए बी, उसको कॉट सी में बदल देंगे, यानी उसको उल्टाते जाएंगे। जैसे अभी सेकेंड का उसी तरह कॉसेकेंड का उल्टाते जाएंगे। अब आपको हम एक चीज बताएं तभी से कि साइन का उल्टा क्या होता है। तो साइन का उल्टा अगर हम अब आपको पूछे, पहले सबसे पहले उल्टा बाद में, पहले साइन का उल्टा बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको अगर ये पूछे 4 का उल्टा क्या होगा, तो 4 का उल्टा ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 4 का उल्टा अगर हम पूछें 4 का उल्टा क्या होगा, तो 1/4 होगा। तो 1/4, क्योंकि इसके अपन में 1 है नहीं कुछ है, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम आपको यह पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो कॉसेक होता है तो कैसे लिखेंगे उल्टा में, 1/cosec लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/cosec लिख देंगे। तो अब कैसे यह बात साइन बराबर 1/cosec हम लिख दिए, कॉसेक लिखे हैं कि नहीं, क्या यह सही है या गलत है, चेक करके देखते हैं। तो साइन बराबर हमने लिखा है, साइन बराबर 1/ क्या लिखा है, कॉसेक लिखा है। देखिए साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है कि नहीं, बराबर देखिए 1/cosec का क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, h/p हो जाएगा। अगर इसको बनाएंगे तो 1/1 रह जाएगा, गुना p ऊपर चला जाएगा, h नीचे हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो देखिए p/h हो गया कि नहीं, इसलिए हम कहते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है। चलिए ये भी आप प्रूफ करने के लिए सीख गए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आपको ये पता है 1/cosec लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि नहीं, 1/cosec लिखेंगे। तब आप यह भी तो लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा गुना कर दीजिए, इंटू लिख दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और करके दिखाते हैं। जैसे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। सेक थीटा कैसे लिखेंगे, 1/sec थीटा लिखेंगे। तब आप यह कह सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो क्या करिएगा, 1 करेंगे आंसर में। ये बात कैसे होता है, अगर इसी को हम चेक करना चाहें तो आपको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमने क्या लिखा है, 1 लिखा। प्रूफ करते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, और सेक थीटा बराबर इसी का उल्टा होगा, h/b हो जाएगा। b कैंसिल, h कैंसिल, तो क्या होता, एक ही ना बचा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यह होता है ऐसा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो लंब का आधार कर्ण यानी तीसरी भुजा निकालने को लेकर के होगा। इससे आधारित हम लोग बहुत सारे प्रश्न को करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, साइन 30 का मान, साइन 60 का वैल्यू, यानी डिग्री का जो वैल्यू होता है, और कुछ फार्मूले जो होते हैं उनसे आधारित हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और मैं आपसे अंतिम में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आपको अगर अच्छा लगता है या मेरा वीडियो या जो बनाया गया है आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दें, और नहीं अच्छा लगता है इसका कारण भी आप अगर लिख देते हैं, ताकि हमको ये मोटिवेशन मिले, हम भी प्रोत्साहित हो जाएं कि नहीं आपको अच्छा नहीं लगा कुछ और विशेष कर, लेकिन उसका कारण जो डिसलाइक अगर करते हैं तो उसका कारण जरूर लिखिएगा, ताकि हमको ये लगे कि नहीं आपने जो कुछ सजेस्ट किया है उसके आधार पर हम कुछ खास कर पाएँ। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जो है इस वीडियो को देखें और शुरू से अंत तक देखें, और कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.